नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, इस पेंडेमिक के घड़ी में चाइना का चरित्र पूरे दुनिया के सामने आ चुका है। जब पेंडेमिक की सिचुएशन शुरू हुई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के शेयर मार्केट गिरते गए, कंपनियों के शेयरों के प्राइस काफी कम हो गए, तो चाइना ने अटैकिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपनियों के शेयरों को तेजी से खरीदना शुरू किया। ऐसे दुनिया के तमाम देशों ने अपने एफडीआई में परिवर्तन शुरू किया, उसके पॉलिसी में चेंज करना शुरू किया। भारत ने भी अपने एफडीआई की पॉलिसी में चेंज लाया। भारत सरकार ने चेंज लाते हुए यह कहा कि बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के चाइना किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। यह बात चाइना को नागवार गुजरी तथा चाइना ने भारत को धमकी दे डाली कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज करने वाला एपीआई वो भारत को नहीं देगा, भारत में एक्सपोर्ट नहीं करेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में यह चर्चा करने वाला हूं कि अगर चाइना भारत को एपीआई नहीं देता है तो भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एपीआई नहीं आता है तो क्या भारत जल्दी से एपीआई बनाने में काम कर सकता है? क्या भारत में इतनी क्षमता है कि जल्दी से एपीआई बना लिया जाए? और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भारत एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, क्या उसको बनाए रखने के लिए भारत के पास इतनी इफिशियंसी है कि वो एपीआई को बना ले? इसी तमाम इश्यूज के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे, तो दिग्विजय इकोनॉमिका को देखते रहिए। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये बताऊं कि एपीआई क्या है। एपीआई का फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका मतलब है कि जब भी कोई दवा बनती है तो उसका फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो बेस होता है, जो उस दवा का बेस है, जिसके बिना वो दवा नहीं बन सकता है, वो उसका एपीआई होता है। बिना एपीआई के कोई भी दवा नहीं बन सकती। बेसिकली भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जेनेरिक दवाओं का। जेनेरिक दवा का जो बेस है, जो एक आधार है, जो उसका बेसिक एलिमेंट है, वो उसका जो रॉ मटेरियल है वो एपीआई है। एपीआई से ही हम किसी भी दवा को बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि क्रोसिन है, अगर उसको बनाना है तो आपको पैरासीटामॉल चाहिए, और हम अगर चाइना से पैरासीटामॉल ले लेते हैं तो हम क्रोसिन के तरीके से कई ऐसी दवा बना सकते हैं। उसका जो है नाम बदल सकते हैं, उसको हम सेल कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बनाने में हमको बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है। तो भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। लेकिन जो प्रॉब्लम है भारत के साथ वो है कि दुनिया का थर्ड बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, बट 85% एपीआई भारत चाइना से ही लेता है। अभी आपने देखा कि दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा इस कोरोना में जो सबसे ज्यादा दवा की मांग थी वो थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। भारत ने यूएसए को, साउथ अफ्रीका को, ब्राजील को और अपने पड़ोसी देशों समेत तमाम देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने का भरोसा दिया। भारत दुनिया का 70% हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्वयं बनाता है। प्रत्येक सप्ताह भारत 20 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बना रहा है, जो आप सोचिए कितना बड़ा। भारत का लगभग 70% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसके हिस्सा है। बट आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो इसका एपीआई है, इसका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसका 75% भारत चाइना से प्राप्त करता है। इसका मतलब अगर चाइना एपीआई नहीं दे तो भारत बहुत ऐसी जेनेरिक दवाओं को नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी रॉ मटेरियल ही नहीं होगी। आप सोचिए, भारत 3 अरब का एपीआई चाइना से इंपोर्ट करता है और 20 अरब डॉलर का, 3 अरब डॉलर का एपीआई इंपोर्ट करके 20 अरब डॉलर का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दवाओं का एक्सपोर्ट करता है। तो आप जरा सोचिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए एपीआई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कितनी है कि हम 85% एपीआई सिर्फ चाइना से ले रहे हैं, जबकि पूरे के पूरे जो भी हम दवा जेनरिक बना रहे हैं उसमें 90% हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेते हैं, उसमें 85% चाइना से लेते हैं। इसका मतलब भारत का जो बेस है, जो आधार है, वो बिल्कुल जो है ये टिका हुआ है चाइना से इंपोर्ट के ऊपर एपीआई से। आपको मैं बताऊं कि भारत में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब हैं, 2014 में ही ये कहा था कि अगर एपीआई हम खुद नहीं बनाए और चाइना के ऊपर इतनी बड़ी डिपेंडेंसी रही तो नो डाउट भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, और ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बहुत आपको संकट में डाल सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक एरिया है। भारत ने इसके ऊपर काम भी किया, कई कमेटियों भी बनाई, लेकिन कई तरह के प्रॉब्लम्स भारत के साथ आई। भारत एपीआई को आज तक क्यों नहीं बना पाया? इसका कारण है
इसका कारण 1990 में अगर आप देखेंगे तो भारत ऐसा नहीं था कि एपीआई नहीं बनाता था। 1990 के दशक में भारत एपीआई बनाता था, यहां तक कि वो एक्सपोर्टर था। लेकिन 1990 में चाइना में जब रिफॉर्म्स शुरू हुए और फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे चाइना ने ध्यान दिया तो बड़े पैमाने पे वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए, बहुत पैमाने पे भूमि अधिग्रहण हुई, वहां की सस्ती लेबर, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए, जिससे उसने बड़े पैमाने पे एपीआई बनाया और साथ ही साथ भारत में डंपिंग करना शुरू किया। कम रेट में भारत को एपीआई मुहैया कराना शुरू किया। अब भारतीय कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उतना खर्च करना नहीं पड़ा। साथ ही साथ जो भारत में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो जमीन अधिग्रहण की आ रही थी, भारत के जो हार्ड जो है पॉलिसीज है उसकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, भारत में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज्यादा संसाधन खर्च करने को नहीं थे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पर्यावरण संबंधी समस्या है। भारत में अगर आप समझते हैं एपीआई अगर आपको बनानी है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनानी है, तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे जमीन तो चाहिए साथ, लेकिन साथ ही साथ ये पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा क्षति करता है। यहाँ की जमीनों को जो है वहां की फर्टिलिटी खत्म करता है, साथ ही साथ एयर क्वालिटी खराब करता है। तो तमाम तरह के ऐसे एनओसीज हैं जिसको लेना पड़ता है। तो भारतीय कंपनियों को लगता था कि ये आसानी से अगर चाइना हमको दे रहा है तो इसमें हमको ना तो बहुत ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है और ना ही बहुत ज्यादा जो है इस पे जो है हमको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में आने की आवश्यकता है। हमको चाइना से मिल रहा है, हम आसानी से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पे ये देखिए भारत के लिए एक हेडक बन गया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भारत को एपीआई नहीं बना सकता? भारत एपीआई तो बना सकता है, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया है। 60 रन में आप नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, तमाम ऐसी चीजें हैं वो हो सकता है, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया है, इसे आप इतने जल्दी से नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज मैं आपसे ये बताऊं कि क्या जो चाइना ने भारत को धमकी दी है उसका क्या भारत को वो जो है एपीआई नहीं देगा? देखिए यहां पे भारत को एपीआई देने की बात नहीं हो रही है, यहां पे एपीआई एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। चाइना भारत को 85% अगर एपीआई एक्सपोर्ट कर रहा है तो भारत बड़े पैमाने पे उसे पेमेंट कर रहा है डॉलर के फॉर्म में। भारत के बराबर कोई मार्केट ही नहीं है जिसको चाइना जहां पे वो अपनी चीजों को एपीआई को खपा सके। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए एपीआई का इंपोर्ट करना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चाइना के लिए उस एपीआई का एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि सेल और परचेज, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो तरफ से होता है, एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। तो इस बात को कि क्या चाइना भारत को एपीआई नहीं देगा, ये सिर्फ एक गिदड़ भभकी है। चाइना ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉब्लम, जितना ज्यादा क्षति इससे भारत को होगी, उससे भी कहीं ज्यादा क्षति इससे चाइना को होगी। लेकिन चाइनीज मीडिया इसको जो है आगे उठाती है ताकि बड़े बड़े देश भी चाइना से डर जाए और उसके प्रति कोई अटैकिंग पॉलिसी अडॉप्ट न करें। तो दोस्तों ये है एपीआई का विश्लेषण। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जब तक आप कुछ ना कुछ रोज नहीं सीखिए तब तक जो है चैन से मत बैठिए। तो गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका।